वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का जो होना था मार्च मंथ में वो डिले हुआ, फाइनली उसको रद्द किया गया। प्रस्तावित कैलेंडर की डेट से आगे बढ़ा करके जुलाई में कराने की बात आयोग ने कही है। हमारा जो क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 10 मई 2024 से, इसमें ज्वाइन हुए छात्रों का ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। इसमें बात करेंगे स्टडी ओरिएंटेशन, आपको क्या रखना है प्रीलिम्स 2024 के लिए, एग्जाम डेट को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको ध्यान में रखकर किस हिसाब से तैयारी की जाए, कितना समय यहाँ पर आपको देना चाहिए, प्रायोरिटी स्टडी मटेरियल हमारे ग्रुप में क्या क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस का जो वादा किया गया वो कब से आपको मिलेंगे, कितनी मिलेंगी और किस तरीके से स्टडी ओरिएंटेशन रखना है। प्रीलिम्स का बेसिकली स्ट्रैटेजी वीडियो है। प्रीलिम्स का आप क्रैश कोर्स के फॉर्म में हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ करके हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करके किस तरीके से अपना प्रीलिम्स 2024 का कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं, इस बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा। इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। सबसे पहले एग्जाम डेट को लेकर जो निश्चितता है, जुलाई के लिए बोला गया था। लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आयोग के द्वारा अवेलेबल जो कराई गई छात्रों को, लेकिन उसमें संशय बना हुआ है इलेक्शंस को लेकर, फिर वोटों काउंटिंग को लेकर, अन्य परीक्षाओं की तिथियों को लेकर और आयोग की जो अन्य परीक्षाएं होनी है उसकी डेट्स को क्लैश होने को लेकर, आरक्षित तिथियों को लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशन है। लेकिन असली बात यही है कि किसी के पास जवाब नहीं परीक्षा कब होगी, सब अपनी अपनी तरीके की स्पेकुलेशन देंगे। लेकिन एक जो छात्र है, जो सीरियस छात्र है, वो क्या करेंगे, इस बीच स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट के काम काज में लगे हुए हैं, उससे फ्री होते ही स्टडी करेंगे कई सारे लोग, तो स्टडी कर सकते हैं आप और स्टडी करना चाहिए आपको। मान लीजिए परीक्षा जुलाई से आगे भी बढ़ती है कुछ मंथ्स के लिए, तो आपको आपके पास एडिशनल बेनिफिट है। आप हमेशा याद रखिए कि पिछली बार कट ऑफ किया गया था, जिस समय जो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो इस तरीके के पेपर बन रहे हैं, कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा उन्हीं लोगों को प्रतीत हुआ था जो लोग कन्वेंशनल तरीके से तैयारी कर रहे थे, जो टफ क्वेश्चंस को लगातार इग्नोर करते हुए आ रहे हैं और अपने एफर्ट्स को बहुत सीमित रखे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। अब आपको एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, पेपर टफ होते जा रहे हैं, छात्र अपना स्तर बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको भी अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। परीक्षा कब होगी, असली बात यह है कि किसी को पता भी नहीं है। ना मैं क्लेम कर सकता हूँ, ना हमारा इंस्टीट्यूट, ना कोई भी व्यक्ति। जो क्लेम कर रहा है सिर्फ फर्जी बातें हैं। किसी के पास कोई न्यूज़ या फिर कोई डेवलपमेंट नहीं है। हो सकता है आयोग के पास भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि परीक्षा जुलाई में करा पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन छात्रों के पास एक क्लैरिटी होना चाहिए कि उन्हें 6-7 घंटे अभी से स्टडी करना है। अगर आप अपना प्रीलिम्स का लगभग पूरा चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, आप रिवीजन मोड में आइए। आप मेंस का स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, जो मेंस का ग्रुप भी हमारा और साथ ही साथ खुला है इसी डेट पर। आप उसमें मेंस का स्टडी मटेरियल लेकर के पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये मैं अभी प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम जुलाई को परीक्षा की डेट मान करके तैयारी करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं और किस तरीके से हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में अभी मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है, और कट ऑफ जो है करीब 60% के भी पार चला गया है यूआर के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो आपको 6-7 घंटे यहाँ पर स्टडी आवर्स देने पड़ेंगे क्योंकि मॉडरेट पेपर में भी अगर इतना कट ऑफ जा रहा है तो इसका मतलब छात्रों को ही अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज आप कुछ मार्क्स से या 1-2-3 क्वेश्चन से जब मिस कर देते हैं और अगले साल फिर आपको अपीयर होना पड़ता है, उससे आप ना गुजरें उस स्थिति से। इस वजह से स्टडी आवर्स अपने बढ़ाइए और सीरियस होकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लास्ट मोमेंट या फिर लास्ट के कुछ सप्ताहों के लिए अगर आप बैठेंगे तो मुश्किल है। कट ऑफ बढ़ रहा है, पेपर टफ हो रहे हैं, दोनों चीज़ जब एक साथ होने लगती है तो छात्रों को यहाँ पर सीरियस होकर के स्टडी करने की ज़रूरत है। रिकॉर्डेड क्लासेस का जो कमिटमेंट है हम इस तरीके से पूरा करेंगे कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में देखें और जो जरूरी टॉपिक्स हो उनकी क्लासेस आपको दी जाए। यहाँ पर फोकस अभी आपको करना है, जो हमने स्टडी मटेरियल दिया है उसको किस तरीके से आपको कवर करना है उसके बारे में अभी स्ट्रैटेजी हम बताने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पर स्टडी मटेरियल को कवर करने में रखिएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी निश्चित तौर पर। अगर जुलाई में पेपर होता है तो आपको जून मिड से इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। इसमें हमारा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर होगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको जरूरी है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो विभिन्न डायनेस्टीज़ है उनका जो प्रशासन है उसके बारे में। अगर ज्योग्राफी है तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर बेसिक जो अवधारणाएं हैं, जो बेसिक जो ज्योग्राफी है उसके बेसिक समझाने को लेकर होगा। मतलब कुल मिलाकर जहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग जरूरत है, जहाँ से आपके असर्शन रीजन वाले सवाल आजकल ज़्यादा बन रहे हैं, वो वाले पॉइंट्स आपको ज़्यादातर समझाने की कोशिश की जाएगी। और जो कह सकते हैं याद करने वाली चीज़ें हैं उनको कैसे आपको लर्न करना है हमारे स्टडी मटेरियल से, उसके बारे में आगे स्ट्रैटेजी में हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, प्रायोरिटी क्या रखनी है, हमारे स्टडी मटेरियल में से किन किन पीडीएफ्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना चाहिए, कहाँ लास्ट तक कवर करना चाहिए, सब अभी आगे हम बताने जा रहे हैं। कहाँ तक का दिया गया है वो सब अभी आगे क्लियर करने जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि हम आपको ऐसा नहीं चाहते कि 200 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस दे दें, आप उसको रिवाइज भी ना कर पाएं। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, लेकिन जितना ज़रूरत होगा, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिकॉर्डेड क्लास देने की ज़रूरत होगी वो आपको ग्रुप में मिलेगी। जून मिड से मिलना शुरू होगी। अगर जुलाई में पेपर होता है, अगर आगे बढ़ता है तो और अच्छे तरीके से उसको करा करके थोड़ा टाइम लेकर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कराएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आपके ग्रुप में मिलेगा। और आगे के ग्रुप में भी अगर कोई स्पेशल क्लासेस का कमिटमेंट होता है तो आपके ग्रुप में ऑटोमेटिकली वो मिलने लगेगा। उसकी बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है।
जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं, स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं, या फिर ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं, या फिर टेस्ट सीरीज प्लस पेड क्विज वाले ग्रुप में हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपका टेस्ट सीरीज का कमिटमेंट है, इस शेड्यूल के हिसाब से आपके टेस्ट होंगे। 1 अगस्त 2024 से टेंटेटिव डेट यहाँ पे लिखी हुई है, इसको फाइनली हम लोग फिनिश कर रहे हैं 9 सितंबर को। अब आप सोचेंगे कि जब जुलाई में आप पेपर का स्पेकुलेट करके स्ट्रैटेजी बता रहे हैं तो ये कैसे जो है 1 अगस्त से शुरू होकर सितंबर में ख़त्म है। मैंने पहले ही बोला कि ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं, इसको जो है बदला जा सकता है, इसको प्रीपोन या पोस्टपोन किया जा सकता है। तो डेट्स जो है इसमें मैटर नहीं करेगा, इसको टेंटेटिव डेट्स मानिए, आगे की परिस्थितियों के हिसाब से इनको बदलाव करा जा सकता है। अगर पेपर पहले होता है तो हर हाल में सारी टेस्ट सीरीज प्रीपोन करके आपको एग्जाम डेट से 15 दिन पहले आखिरी टेस्ट करा दिया जाएगा, इससे आप आश्वस्त रहिए। अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ता है, जिसकी संभावनाएं बन रही हैं, तो ये शेड्यूल फॉलो किया जाएगा। इतने टेस्ट कुल मिलाकर होने, टेस्ट की डेट की टेंशन आपको नहीं लेना है। टेस्ट की डेट में परिवर्तन यहाँ पर जो भी स्टूडेंट के हित में होगा वैसा परिवर्तन किया जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज बहुत इन्फॉर्मेशन डेंस होती है। कई बार एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से दो क्वेश्चन तक हमारे एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम में देखे गए हैं। ये सबके प्रूफ हम देते रहे हैं। टेस्ट सीरीज जिस तारीख को होता है, रात 8 बजे आपको PDF फॉर्म में क्वेश्चन पेपर मिलता है स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, और टेस्ट टाइम प्लान में कोई बदलाव होता है तो पहले से बता दिया जाता है। और टेस्ट सीरीज के मतलब पेड ग्रुप में कुछ पिक्स, स्मॉल PDF वगैरह भी दी जाती हैं, उसको भी देखते रहा करिए। मान लीजिए टेस्ट में कोई गलती से टाइपो हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, तो उसका करेक्शन वहाँ पे दिया जाता है। तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत ध्यान से इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विस की लगानी होती है। टेस्ट सीरीज हमारी बहुत इन्फॉर्मेशन डेंस होती है। नॉर्मल टेस्ट सीरीज अगर आप देखेंगे मार्केट में जो बिकती हैं 26 से 27 पेजेस में उसको खत्म कर लेते हैं। कई बार हमारी टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ 54, 53, 55 पेजेस की भी होती है, क्योंकि उसका एक कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहे हैं तो हम इस तरीके से तैयार कराते हैं कि एक्चुअल में प्रीलिम्स एग्जाम में उस टेस्ट से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, या फिर आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आप बहुत सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में से रेफरेंस लेकर के सॉल्व कर सकें। एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, हमारे क्वेश्चंस को लगाएं तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मान लीजिए मैचिंग में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको अलग तरीके से सॉल्व कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन टाइप का पूछा गया तो वो अगर अलग तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट में एक्चुअल एग्जाम में आता है तो उसको आप सॉल्व कर सकें। स्टडी फॉर सिविल सर्विस हमेशा फ्रेश क्वेश्चन बनाता है, पूरे मार्केट में कोई ऐसा करता ही नहीं है। PYQ इधर उधर करना हमारी टेस्ट सीरीज का काम नहीं होता है। हमारी टेस्ट सीरीज आप पिछले 5, 6, 7 साल पुरानी भी देख सकते हैं, हर साल उसको कंपेयर कर सकते हैं। हर बार क्वेश्चन आपको नए तरीके से बनाए हुए देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज का टाइमलाइन ये है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, हालांकि टेस्ट के जो सब्जेक्ट वगैरह टॉपिक लिखे हुए हैं वो यही रहेंगे। ब्रीफली परीक्षा योजना एक बार देख ली जाए। परीक्षा योजना सभी को क्लियर होगी, अभी तो एग्जाम होने वाला था। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक CSAT का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% आपको लाने पड़ते हैं। जो मेंस की कट ऑफ बनती है वो बनती है GS पेपर 1 से। GS पेपर 1 में जितना भी नंबर आप स्कोर करेंगे उसी के हिसाब से अब पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनता है। शुरुआत में मार्क्स स्टूडेंट के नहीं बताए जाते हैं, कट ऑफ लिस्ट आती है, उसको आप पार करते हैं तो आपका रोल नंबर कट ऑफ लिस्ट में और मेंस में जो लोग एलिजिबल होते हैं उनके रोल नंबरों की लिस्ट में होता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपकी दोनों ही पेपर्स में है, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। 1/3 की निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए तो एक सही वाला उससे चला जाता है। तो 3 सवाल गलत करने का मतलब 4 सवाल गलत होते हैं, यही होता है 1/3 निगेटिव मार्किंग। और फिर मेंस में क्या होता है, मेंस में सारे पेपर रिटर्न होते हैं। GS 1 से लेकर GS 6 के पेपर्स होते हैं। GS 1 to 4 कन्वेंशनल UPSC पैटर्न पे 2 पेपर यहाँ पर UP स्पेशल के ऐड किए गए थे 2023 से। 2023 का मेंस जिन लोगों ने लिखा है तो उन्होंने 2 पेपर ये दिए थे GS के 5, 6 के UP स्पेशल के पेपर। इसमें सारा सिलेबस UP से कंसर्न रहता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं 1500 नंबर में से 400 नंबर यहाँ पर UP स्पेशल के। UP स्पेशल का वेटेज बढ़ा है मेंस में, काफ़ी लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किया था, पहले ऑप्शनल हुआ करता था। ऑप्शनल की मार्क्स जब भी आते थे UPPSC के एग्जाम्स की मार्कशीट जब आती थी तो तरह तरह के विवाद यहाँ पर उत्पन्न होते थे कि किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑप्शनल को अधिक फ़ायदा हुआ है, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑप्शनल को कम फ़ायदा मिला है, कम अंक मिले हैं या फिर स्केलिंग नहीं की गई, तमाम मुद्दे थे। तो इन सब पर विराम देते हुए UPPSC ने UP स्पेशल के पेपर इंट्रोड्यूस किए थे। साक्षात्कार हमेशा से 100 मार्क्स का होता आया है, वो यहाँ पे होता है। और GS के पेपर्स के अलावा समान हिंदी का एक कंपलसरी पेपर होता है, इसके नंबर मेरिट में ऐड होते हैं। रिपीट कन्वेंशनल हिंदी या फिर कह सकते हैं समान हिंदी का पेपर होता है, इसके नंबर ऐड होते हैं मेंस में। और निबंध का पेपर होता है 150 मार्क्स का, इसके भी नंबर ऐड होते हैं। तो 1500 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होता है, 100 नंबर का साक्षात्कार होता है। कुल मिलाकर मेरिट बनती है 1600 नंबर्स में से। 1600 नंबर्स में से जितने आप नंबर स्कोर करते हैं फिर आपका मूल्यांकन होता है कि आप
पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पार कर रहे हैं कि नहीं, न्यूनतम अंक अगर आप लाते हैं तो आपको पोस्ट यहाँ पे यूपीपीएससी के द्वारा दी जाती है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, करंट अफेयर कैसे कहाँ तक कंप्लीट कर रहा है। जिन लोगों का तैयार हो गया था 17 मार्च के लिए, उन लोगों को क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे रखनी चाहिए प्रीलिम्स 2024 के लिए। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है इसको समझ लेते हैं। कौन कौन सी पीडीएफ है अभी मैं आगे के करके आपको बता ही दूंगा। सबसे पहले करंट अफेयर जुलाई 2023 से आपको जून 2024 तक का कवर करना होगा। प्रीलिम्स स्पेशल वाला करंट अफेयर आपको मिलता है, डेली मिलता है। डेली का करंट अफेयर मंथली कंपाइल करके दिया जाता है, यूपी करंट भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्री स्पेशल वाले करंट अफेयर की। प्री स्पेशल वाला करंट अफेयर जुलाई 2023 से जून 2024 तक का आपको इसमें कवर करना होगा। जुलाई 2023 से पीछे का कितना भी जरूरी होगा वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, और इसकी कंबाइंड पीडीएफ भी हम देते हैं। जैसे 17 मार्च को पेपर होने वाला था, हमने आपको शायद 26 फरवरी को टोटल पीडीएफ दी थी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की, जो आपको तैयार करनी थी। ऐसा ही आपके इस ग्रुप में किया जाएगा कि जुलाई में होने वाले पेपर से एग्जाम डेट से पहले जितना भी जरूरी करंट अफेयर होगा उसको एक पीडीएफ में कर दिया जाएगा। अभी क्या है कि आपको मंथ वाइज दिया गया, तो जुलाई 2023 से जून 2024 का आपको कवर करना चाहिए। और इसका भी एक मेथड मैं आपको बता दूं पहले ही, कि आपको आगे से पीछे की तरफ बढ़ना चाहिए। यानी कि पहले आपको कवर करना चाहिए मार्च मंथ वाला जो आपको मिल चुका होगा, फिर आप पढ़िए फेब वाला, फिर जनवरी 2024 वाला पढ़िए, फिर आप पढ़िए दिसंबर वाला 2023 वाला, और फिर नवंबर वाला पढ़िए, फिर अक्टूबर वाला। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, मतलब आगे से पीछे की तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरीके से करंट अफेयर हमेशा आप तैयार करेंगे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। क्योंकि कई बार जैसे चीज़ें अपडेट होती हैं, जैसे मार्च 2023 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करने वाली जो 3 सदस्यीय समिति होगी उसमें सीजीआई भी शामिल होंगे। लेकिन फिर अगस्त में सरकार एक कानून ले आती है अगस्त 2023 में कि सीजीआई इसमें नहीं शामिल होंगे, इसमें सरकार की मेजॉरिटी रहेगी। यानी जो 3 सदस्यीय समिति बनेगी उसमें पीएम होंगे, पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा उसमें होंगे, या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार के बाद जो होगी उसके लीडर उसमें होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये जो है आपको तब पता रहेगा जब मान लीजिए आपने अगस्त का करंट अफेयर पहले तैयार किया और मार्च का आप बाद में तैयार कर रहे हो, तो इसमें आपको क्लैरिटी बनी रहती है। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए जो मंथली करंट अफेयर है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वो आपको तैयार करना चाहिए आगे से पीछे की तरफ बढ़ते हुए। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे कई लोग पूछेंगे कि हमको जुलाई 2023 से पहले का सर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसमें मैं कहूँगा कि आप ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस पर छोड़ दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, पीडीएफ यहाँ पे दी जाएगी। कोई भी आपको कंफर्म नहीं कर सकता है कि मार्च में जो पेपर होने वाला था, 17 मार्च को जो होने वाला था, क्या वही पेपर आपके सामने आ जाएगा जुलाई में, या फिर पेपर नया बनेगा। दोनों ही सिनारियो हो सकते हैं, कोई भी आपको ये कंफर्म करके नहीं दे सकता है। जो भी चीज़ें लोग कंफर्म करेंगे सब फर्जी बातें हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट का ये कंफर्म नहीं कर सकता है, कोई भी एंटिटी, कि यही वाला पेपर आएगा 17 मार्च को जो होने वाला था, या फिर जुलाई के लिए न्यू पेपर ड्राफ्ट किया गया होगा। तो दोनों ही सिनेरियो के लिए आप तैयार हो सकते हैं। यही एक स्टूडेंट को करना चाहिए, सीरियस छात्र को ये करना चाहिए कि आप ये जुलाई 2023 से जून 2024 का तैयार करिए, और जितना भी जुलाई 2023 के पहले का जरूरी होगा वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको कंपाइल पीडीएफ में दे देगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। इधर उधर के तर्क वितर्क से बचिए। कंपाइलेशन पीडीएफ और लिस्टिंग पीडीएफ जो सब्जेक्ट वाइज दी गई हैं, किस किस सब्जेक्ट की क्या क्या है अभी मैं आगे बता ही दूंगा आपको लिस्ट वाइज। लेकिन कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ आपको अच्छे से तैयार करना है, और तैयार करना आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 3 टाइम्स इसका रिवीजन कर पाए, 1 टाइम रीडिंग 3 टाइम रिवीजन, या 1 बार रीडिंग और 2 बार रिवीजन अगर आप कर ले गए अपने एग्जाम से पहले, तो आपको कट ऑफ निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। पेपर चाहे जैसा आ जाए, आप कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सकते हैं, खुद को कट ऑफ निकालने की स्थिति में ला सकते हैं अभी भी। डेली करंट अफेयर आपके ग्रुप में दिया जाता रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको छोड़ सकते हैं। डेली का जो मंथली कंपाइल करके दिया जाता है, डेली करंट अफेयर आपके ग्रुप में तारीख वाइज आता रहता है, फिर डेली का मंथली कंपाइल करके मंथ एंड पे दिया जाता है। उसको मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मेंस भी तो देना है इस साल। प्रीलिम्स का जो ये टाइम वेस्ट हुआ है पोस्टपोन की वजह से, उसमें यही संभावना बनती है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए कम समय मिलेगा। तो डेली का मंथली आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स के बाद चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी डेली करंट अफेयर कवर करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फोकस किस पे करना है, प्री स्पेशल करंट अफेयर पर और यूपी करंट अफेयर पर। अब प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। जैसे हमने बताया, सिर्फ पीवाईक्यू सोर्स नहीं होता है प्रैक्टिस का। पीवाईक्यू एक अच्छा सोर्स है। पीवाईक्यू आपको हेल्प करता है सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में, आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने हद तक क्वेश्चन बन सकता है, कितने डेप्थ में,
कितने लेवल तक उस पर पूछी जा सकती चीज़ें, ये अंडरस्टैंड करने में PYQ हेल्प करता है। लेकिन PYQ सोल प्रैक्टिस रिसोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो जो मेन प्रैक्टिस रिसोर्स है ये प्रायोरिटी वाइज लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज, एक एक क्वेश्चन आपको लगाना है पेड क्विज का। फिर SCS का PYQ कंपाइलेशन आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है SCS का PYQ कंपाइलेशन, क्योंकि अदर जो PYQ कंपाइलेशन आ रहे हैं मार्केट में इसमें बहुत सारे फ्लॉस हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। फ्लॉस ये है कि अदर जो स्टेट पीसीएस हैं कई बार जो उनके स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ PCS है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा अलग है यूपी PSC से, लेकिन उसके PYQ उस पर भर रखे हैं, इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। यूके PSC है उसका सिलेबस अलग है, उसके PYQ यहाँ पे भर रखे हैं, झारखंड PCS का दे रखा है, तो ये सब अवॉइड करिएगा। जो PYQ कंपाइलेशन आ रहा है मार्केट में उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और आपका समय बहुत खराब होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के PYQ कंपाइलेशन टारगेटेड है यूपी PSC के लिए, आप इसी से क्वेश्चन लगाइए। और इसमें कई बार ये होता है कि पुराने यूपी PSC के पेपर्स में जो गलत क्वेश्चन होते थे, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते थे, उसको हटा दिया गया हमारे कंपाइलेशन में, जबकि अदर कंपाइलेशन जो मार्केट में आ रहे हैं उसमें दे रखा है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आपको लगा दी है, ये बहुत इन्फॉर्मेशन डेंस टेस्ट सीरीज है। जिन लोगों ने देखा होगा हमारी टेस्ट सीरीज, आपने एक पेपर अगर प्रिंट कराया हो तो हमारी टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। वो एक कारण ये भी क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन देते हैं भर भर के, ठीक है, उससे फ़ायदा आपको मिलता है। इन्फॉर्मेशन डेंस टेस्ट सीरीज हमारी होती है, यानी कि एक क्वेश्चन में कई सारी इन्फॉर्मेशन हम देने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से दो अलग अलग क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आपको पढ़ना जरूरी है। जितना हो सके प्रीलिम्स सिलेबस का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। रिवीजन कहाँ से करना है? लिस्टिंग कंपाइलेशन से, और जो प्रैक्टिस रिसोर्स बताए उससे। तो इतना यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर, यूपी करंट अफेयर, जो आपको गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी होती है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं मिसलेनियस की, सब आपको इस ग्रुप में मिल चुका होगा। तो ये करना है मोटे तौर पर, यहीं पर स्ट्रैटेजी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन और भी कुछ जरूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जो स्ट्रैटेजी PDF है ये फाउंडेशन वाले बैच की होती है, तो कई सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने दे रखी हैं। जैसे डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर का अब ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा, डेली बेसिस पर PDF तो आती रहेगी, लेकिन अब आपको इसको डेली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस करना है जो प्री स्पेशल करंट अफेयर कंपाइलेशन जो हम देंगे एग्जाम से पहले, और तब तक मंथली करंट अफेयर पढ़ते रहिए। यूपी करंट अफेयर जो दिया है उसको पढ़ते रहिए। मंथली करंट अफेयर PDF आपको 3 PDF मिलती है हर मंथ, एक प्री स्पेशल वाली, यही पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, जो प्री स्पेशल दिया हुआ है। इसको हम लोग मंथली करंट अफेयर या प्री स्पेशल बोलते हैं। ये डेली की मंथली जो डेली करंट अफेयर की PDF आती है उसको कंपाइल करके दे देते हैं एक PDF में करके, इसको डेली का मंथली बोलते हैं। टॉप 400 या 500 क्वेश्चंस कई बार आपको दिए जाते हैं, जो हमारा कह सकते हैं SCS डेली क्विज वाला चैनल है, या फिर जो स्टडी फॉर एग्जाम करके चैनल है, उस पर जो वीडियोस आते हैं उसके क्विज कंपाइल करके इस पर दिए जाते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है, स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है, फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है इससे प्रैक्टिस कर रही हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज सोनली प्री स्पेशल मंथली करंट अफेयर पर आप रिलाई कर सकते हैं। कहीं से कुछ मत पढ़िए, अगर आप बहुत टाइम शॉर्टेज में है तो मंथली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तैयार करिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्री 2024 के लिए सिर्फ मंथली करंट अफेयर 4 तारीख वाली PDF सफिशिएंट है, वही हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और कैसे पढ़ना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आगे से आपको पीछे की तरफ जाना है। मंथली करंट अफेयर 400-500 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको लगता है प्रैक्टिस इससे करनी चाहिए तो कीजिए, अदरवाइज प्रैक्टिस के कई सारे क्वेश्चन आपको पेड क्विज ग्रुप में भी दिए जाते हैं। डेली का मंथली वाली मेंस और फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए दी जाती है। जैसे मैंने कहा कि अब मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं आपको देना है, प्रीलिम्स के लिए टाइम देने का समय आ चुका है, क्योंकि कब जुलाई आ जाएगी पता नहीं चलेगा आगे। डिस्कशन डाउट क्लियरेंस जो है डेली बेसिस पर होता है, 1 मंथ लाइव यहाँ पे हम लोग करते हैं, लेकिन जो ये प्री स्पेशल वाले ग्रुप पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी में ही मॉरलेस सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो लाइव यहाँ पर जब जरूरी होगा तब हम करेंगे, कोई फिक्स टाइम यहाँ पे लाइव का नहीं रहेगा। यूपी करंट अफेयर 9 या 10 तारीख को हर मंथ मिल जाती है, जैसे मार्च मंथ की आपको 9 या 10 अप्रैल को मिल जाएगी, और उससे पहले की जितनी जरूरी है वो दी जा चुकी है आपको। बाकी CSAT के लिए हमने स्टडी मटेरियल जो दिया होगा वो सफिशिएंट है, जहाँ जहाँ पर दिया जा सकता है, जैसे इंटरपर्सनल स्किल का हमने दिया है, इंग्लिश और हिंदी का दिया है, जिसके लिए थ्योरी बेसिस पर दिया जा सकता है। बाकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए आपको मेजर प्रैक्टिस पर डिपेंड होना है। अभी CSAT की मैं अलग से स्ट्रैटेजी आगे बता दूंगा सिलेबस डिस्कशन में। आयोग और सिलेबस के हिसाब से हम जो है पूरी तैयारी कराते हैं। हम किसी बुक या फिर किसी भी अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूट को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ को नहीं फॉलो करते हैं। जैसे जैसे हमको पैटर्न समझ में आ रहा है, ट्रेंड समझ में आ रहा है रिसेंट पेपर्स से, और आयोग किस तरीके से अपने अलग अलग परीक्षाओं में चीज़ें पूछ रहा है, प्री और मेंस दोनों में, उस हिसाब से हमारा कंटेंट डिज़ाइन किया जाता है, लगातार अपडेट किया जाता है। तभी हम कहते हैं कि हमारे पेड ग्रुप में ही आपको लेटेस्ट अपडेट वाला हमारा स्टडी मटेरियल मिल सकता है, जिसमें सारी चीज़ें चेक की जा चुकी होती हैं, एरर हटाई जा चुकी होती है, और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से चीज़ों को अपडेट किया जाता है। आपको लगता होगा, लेकिन हर बार अगर आप देखें पुराने हमारे
स्टडी मटेरियल के एडिशन में हर बार आपको नई लिस्टिंग देखने को मिलती है। वो इसीलिए देखने को मिलती है, मतलब नई का मतलब बढ़ के देखने को मिलती है। अगर पुरानी पीडीएफ में 4 साल पहले एक पीडीएफ में 20 लिस्टिंग है तो इस बार 28 हम लोग करेंगे, क्योंकि उसी से मैचिंग के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो स्टडी मटेरियल को लगातार अपडेट किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, पेड क्विज के क्वेश्चंस को हर बार रिवाइज अपडेट किया जाता है, टेस्ट सीरीज को रिवाइज अपडेट किया जाता है, और इसी वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं। बाकी R&D के बारे में बता चुका हूँ। एकदम लेटर स्टेजेस में जब प्री नज़दीक हो, R&D पर नहीं रिलाई करिए स्टडी मटेरियल पर। R&D का मतलब है कि आप फैक्ट चेक कर रहे हैं, हमारी स्टडी मटेरियल में लिखी हुई बातों को वेरीफाई कर रहे हैं इधर उधर। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। कई बार मान लीजिए एक फैक्ट आपको वेरीफाई करना है, हम लोग कई जगह से लेकर के आते हैं। ऐसा फैक्ट हो सकता है जो किसी प्राइवेट वेबसाइट में ना मिले, फिर आप कहीं से PDF डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं से बुक डाउनलोड कर रहे हैं, कोई तो महाशय लाइब्रेरी चले जाते हैं। ये सब मत करिए, आप ही का टाइम वेस्ट होगा। जो पेड क्रैश कोर्स वाला स्टडी मटेरियल होता है, मोरलेस सारी चीज़ें चेक करके दी जाती हैं। फिर भी जैसे किसी भी कह सकते हैं सिस्टम से, चाहे जितना बड़ा AI सिस्टम आ जाए, कुछ ना कुछ एरर की गुंजाइश होती है। वो एरर बहुत माइन्यूट होती है, उसको हम लोग एग्जाम से पहले रेक्टिफाई कर देते हैं। अगर कोई भी एरर होती है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि 100% मटेरियल जो है करेक्ट होता है। कई बार एरर हो सकती है, टाइपिंग की एरर हो सकती है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। हालांकि ग्रुप में जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, आप अगर पुराने ग्रुप में रहे तो आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एरर करेक्शन को कितना सीरियसली मेटिकुलसली लेता है। कोई भी टेस्ट सीरीज हम अपलोड करते हैं, अगर मान लीजिए कोई जरा सी भी एरर है तो उसको उसमें बता दिया जाता है। पेड क्विज के क्वेश्चन री अपडेट करके उसमें आ जाते हैं। तो आप पूरी तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर ट्रस्ट कर सकते हैं। गूगल वाला जो है ये बड़ी समस्या करता है, क्योंकि कई बार आप लोग गूगल में टाइप करते हैं कोई चीज़, गूगल का जो सर्च बार होता है और उसमें जो फर्स्ट रिजल्ट फिर बाद में आपको शो हो जाता है सर्च इंजन में, उसको दिखाने लगते हैं। ऐसा मत करिए, खासकर एग्जाम जब इतना नज़दीक हो, सिर्फ फोकस करिए जो दिया गया है। अगर कोई भी अपडेट होगा, जैसे हमने कहा कि हम खुद ही आपको प्रोवाइड करा देंगे आपके एग्जाम से पहले, आपको इसमें नहीं लगना है, आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस खुद ही वो काम करता है। आपको कई बार लगता होगा कि हम जो है एक्स्ट्रा कॉशियस रहें। एक्स्ट्रा कॉशियस रहना अच्छी बात है, अवेयर रहना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना चाहिए। 7-8 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, एरर की कोई गुंजाइश होती नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी टाइपिंग एरर होती है तो उसको सही करा दिया जाता है। डाउट क्लियरेंस आपको पेड ग्रुप में पूछना पड़ेगा, और अगर तब भी आपका डाउट नहीं सॉल्व होता है, आपको लगता है कि पेड ग्रुप में नहीं समझ में आ पा रहा है जो आप पूछ रहे हैं, तो इस गिवन नंबर पर, जो ज्ञान सर का पर्सनल नंबर है, इस पर आप अपनी दुविधा बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात आपको हमेशा बताई जाती है, पेड ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करना काफ़ी नहीं। मान लीजिए हमने क्रैश कोर्स यहाँ पर ओपन किया, आपको सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल अपडेट करके दे दिया, मिसलेनियस अपडेट करके दे दिया, बजट के नोट्स दे दिए, स्कीम्स दे दी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पेड क्विज में कराए, करंट अफेयर बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड वाला दे दिया, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं और अपने OMR में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे आपके एक्चुअल एग्जाम में, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो इसी वजह से आपको बता दिया जाए कि पेड क्रैश कोर्स में जो भी मेंबर आते हैं उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि डेली जो है 6 से 7 घंटे, और एकदम जब एग्जाम के 50 दिवस बचे हों, 7 से 9 घंटे आपको पढ़ने की यहाँ पर हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट क्या बनानी पड़ेगी? ये कंपल्शन है, ये चॉइस नहीं, ये कंपल्शन है। 7 to 9 आवर्स की यहाँ पर स्टडी चाहिए, और जो ये कर सकते हैं वही फिर कट ऑफ क्लियर करते हैं बिना किसी जो है दिक्कत के। वो फिर क्वेश्चन नहीं गिनते हैं कि कितने सही हो रहे हैं, इनिशियल की में कितने सही हो रहे हैं, फिर जो है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसके फेर में फंसे बिना आप लोग फिर मेंस की तैयारी कर सकते हैं, अगर 6-7 घंटे या 9 घंटे तक पढ़ाई करते हैं अभी से। तो अभी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना टारगेट करना है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना रहा है, कितना आपको इसमें लगना चाहिए, सब अभी बताया जा रहा है। प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं, सब कुछ एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। अच्छा देखिए, ये हमारा बेसिक जो ग्रुप शुरू होता था उसी का स्ट्रैटेजी है, तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा होगा, फिर जो है कह सकते हैं सेकंड स्टेज लिखा होगा, 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी लिखी होगी। अब ये सब चीज़ें नहीं काम करेंगी जब आपके एग्जाम के 100 से कम दिवस बचे हों, जैसे जुलाई में कहा गया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 95 से 105 डेज आपके पास लगभग बचे होंगे। तो इसमें ये पूरा फुल स्ट्रैटेजी नहीं काम कर सकती कि आप बेसिक बुक पढ़ें, फिर NCERT बुक पढ़ें, फिर जो है NCERT क्वेश्चन सॉल्व करें, बेस बनाएं, इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। अब आपको टारगेटेड प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब डायरेक्टली आ जाते हैं सिलेबस पर, फिर कट ऑफ वगैरह देखेंगे। सिलेबस जो अगर आप देखें, CSAT पेपर 2 का ये दिया हुआ है, इसी को देख लेते हैं पहले। CSAT में आपको कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले PYQ से शुरुआत करिए। PYQ काफ़ी सारे लोग लगा भी चुके होंगे, काफ़ी सारे PYQ आप लगा चुके होंगे अगर आप दूसरे तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं। खाली जो पिछले साल जो आपने पेपर दिया होगा उसी का बाकी होगा। तो PYQ जो लोग कर चुके हैं वो हमारा स्टडी मटेरियल पढ़िए, बाकी जो बिगिनर है वो PYQ लगाइए सबसे पहले। जो CSAT में जो सबसे पहला काम करना है आपको, PYQ सॉल्व करना है और अपने प्रायोरिटी एरिया सेट कर रहा है। एग्जाम से पहले ही आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो ये CSAT का पेपर है, इसमें 33% लाने के लिए मैं कौन से एरियाज़ को टच करने वाला हूँ।
ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनकी इंग्लिश तैयार है लेकिन उसमें ज्योमेट्रिक क्वेश्चन ज़बरदस्ती में अटेम्प्ट कर रहे हैं सीसैट पेपर में, और फिर कई लोग इसी तरीके से बाहर हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अभी प्रायोरिटी सेट करना है। 100 दिवस पहले एग्जाम के आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि सीसैट में मैं कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ। और इसमें इतना स्कोप होता है कि आप अपने मन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम पढ़े होंगे, कुछ लोग हिंदी मीडियम उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा तीसरा मीडियम ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है। ठीक, तो इसका फ़ायदा आपको मिलता है। सबसे पहली चीज़ ये कॉम्प्रिहेंशन इसमें भी आता है और कॉम्प्रिहेंशन इसमें भी आता है। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश वाले सेक्शन में भी आता है, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी वाले में भी। तो 8-9 क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाते हैं कई बार। मान लीजिए 9 आए तो 8 तो इसमें आप कर ही सकते हैं। फिर इसके बाद कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं लॉजिकल वाले, रीजनिंग के कुछ ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्टडी के, एप्टीट्यूड के, अवेयरनेस पर आधारित किए जा सकते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूला पर आधारित सवाल होते हैं। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह बैकग्राउंड से आए हैं या फिर बीएससी आपने किया हुआ है मैथमेटिक्स से, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है रीजनिंग मैथ्स में। फिर इसमें इंटरपर्सनल स्किल वाली चीज़ें होती हैं, जो लोग एमबीए वगैरह करें उनको इससे लाभ मिल जाता है। बीटेक में भी कई बार पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड से आप आए हो आपको उसका लाभ मिलता है। बाकी स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश का आपको तैयार करना है, हिंदी तैयार करना है, तो आपकी तैयारी इससे हो जाएगी। इंटरपर्सनल स्किल का भी बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा कहना है कि पीवाईक्यू जरा भी इग्नोर मत करिए। पीवाईक्यू इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे जीएस पेपर में ट्रेंड बदल जाता है, क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका बदल जाता है, जितने सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आते थे वो नंबर बदल जाता है। मान लीजिए साइंस के पहले 30 आते थे, हो सकता है 10 आ जाएं, अदर सब्जेक्ट में वेटेज बढ़ जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एक फिक्स्ड पैटर्न के सवाल इसमें पूछे जाते हैं और उसका फ़ायदा आपको लेना चाहिए। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए, अगर आपने पिछले 8 या 9 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो आधी से ज़्यादा तैयारी तो वहीं पे हो जाती है। तो सीसैट में पीवाईक्यू पर फोकस करिए और पीवाईक्यू लगा लीजिए अभी से एग्जाम के पहले, और जो अपने प्रायोरिटी एरिया सेट कर लीजिए उन्हीं को बार बार तैयार करिए। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे इंग्लिश ही अटेम्प्ट करना है, तो आप वोकैबलरी उसमें पढ़िए, इडियम फ्रेजेस अपने तैयार करिए, पंक्चुएशन वगैरह के रूल्स देख लीजिए एक बार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इससे एक एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये 10 टॉपिक लिखे हुए हैं, मान के चलिए एक एक दो क्वेश्चन सबसे आते हैं। इसमें देखें 21 सवाल करीब इंग्लिश के आ जाते हैं और 21 से 25 सवाल जो है हिंदी के आ जाते हैं, बाकी रीजनिंग एप्टीट्यूड के, फिर इंटरपर्सनल स्किल के, मैथ्स के। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर होता है। आपको अगर क्लैरिटी रहेगी कि हमको इंग्लिश के और रीजनिंग के सवाल सॉल्व करने हैं, तो कई बार उसी से आपका सीसैट पेपर क्लियर हो जाता है। बाकी जीएस के सिलेबस की बात करें तो ज़्यादा इस पर बात करने वाला है नहीं बात एक्चुअली में। यूपीपीएससी का सिलेबस आप जितनी बार देखेंगे आपको कंफ्यूज ही करता है, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत कोहेसिव फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत श्रिंक करके, शॉर्ट करके दे दिया गया है। ज़्यादातर चीज़ें इससे क्लियर नहीं होती हैं। जैसे इसमें देखें इकोनॉमी में अगर देखें तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें दिया हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। अभी इतने जो है वेग टर्म है कि इनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जा सकती है। ठीक है, और उसी हिसाब से अब क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ज़्यादातर हमको क्लैरिटी सिलेबस से नहीं मिलती है यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर 1 के लिए हमको मिलती है पीवाईक्यू से। तो इसी वजह से पीवाईक्यू आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाला पढ़ने के लिए कहा गया है। हालांकि कुछ चीज़ें आप समझ भी जाते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया, इसके बेसिक से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अगर कोई रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। पॉवर्टी में बेसिक्स जब पूछे जाते हैं, कई बार डेटा पूछा जाता है। पॉवर्टी बेसिक्स से 1-2 क्वेश्चन आजकल आने लग रहे हैं। इंक्लूजन और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इससे क्या होता है, इससे गवर्नमेंट स्कीम आती है, इससे गवर्नमेंट स्कीम आती है, और यही हमको पीवाईक्यू से पता चलता है। तो पीवाईक्यू से ही आप सिलेबस समझ सकते हैं यूपीपीएससी में, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा एक्सपैंड करके या फिर समझाते हुए दिया ही नहीं हुआ है। सिलेबस बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का होता है यूपीपीएससी में। जैसे यूकेपीएससी का सिलेबस अगर आप कंपेयर करें, यूकेपीएससी का सिलेबस देख लें, एमपीपीएससी का भी सिलेबस देख लें अगर कोई दिया होगा एग्जाम, या फिर झारखंड पीसीएस का देख लें, उसमें सिलेबस लिखा जाता है 10-15 पेज में कई बार। जैसे यूकेपीएससी का 10-12 पेज में होता है पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस। उसमें एक एक चैप्टर लिखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में किस राजा के बारे में पूछेंगे, अशोक के बारे में पूछेंगे, मौर्य वंश के बारे में पूछेंगे, है ना, इस तरीके से लिख के देते हैं। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, ये लिखा है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब कोई स्कोप ही नहीं है कि आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या शामिल होगा, क्या नहीं होगा, है ना। तो मतलब ये है कि बहुत सारे फेसेट्स इसमें होते हैं। जबकि अदर स्टेट पीसेस में क्या होता है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि भाई इस शासक के बारे में आएगा, इस शासक के बारे में आएगा, इस घटनाक्रम के बारे में, इस अधिनियम के बारे में, अंग्रेजों का शासन यहाँ से यहाँ तक पूछा जाएगा, वाइसराय, इन वाइसराय के बारे में पूछा जाएगा, ये सब। लेकिन इसमें बहुत वेग टर्म है, तो इसी वजह से ज़्यादा इसमें नहीं पता चलता है। आपको कुल मिलाकर ये देखना है कि जो हमने स्टडी मटेरियल दिया है वो पीवाईक्यू एनालिसिस करके, रीसेंट ट्रेंड
और पैटर्न के हिसाब से पूरे सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करके हमारा पूरा एक्सपीरियंस का मिश्रण शामिल करके आपको स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर दिया है, पेड रिसोर्सेज दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इन पर रिलाई करके आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। सिंपल बात ये है। अब जीएस पेपर 1 में टारगेट कितना करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जीएस पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 सवाल और मार्क्स 200 होते हैं। ये थोड़ा सा पेक्यूलर लगता है कुछ लोगों को, लेकिन यही होता है। 200 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो क्वेश्चंस कितने टारगेट करने हैं, कितने मार्क्स को टारगेट करना है, इसको देख लेते हैं। पीसीएस 2018 का जो पेपर था, यहीं से पैटर्न पूरा बदला गया था। जीएस पेपर्स जहाँ पर मेंस में ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, 2018 से पहले सब्जेक्टिव बनाया गया था और यहीं से कट ऑफ हमको बेसिकली देखना चाहिए। इससे पहले का जो कट ऑफ देखेंगे उससे कोई खास आइडिया आपको मिलेगा नहीं। तो 126 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गया था और 94.5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको टारगेट करना था या आना चाहिए था यूआर के लिए। ध्यान रखिए पूरा कट ऑफ यूआर के बारे में है। अभी मैं पूरी लिस्ट रख दूंगा तो कन्फ्यूज़न और हो जाएगी। सारे ईयर का अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने लगेंगे तो यूआर के हिसाब से हमको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि यूआर का कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो उसी हिसाब से हमको टारगेट लेकर के चलना होता है। अदर कैटेगरी का आपका उसी हिसाब से कम रहता है। बीसीएस 2018 में 900 पोस्ट थी, मैं आपको बता दूं। तो नंबर ऑफ पोस्ट से वैसे कोई लेना देना नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि पोस्ट ज़्यादा होगी तो कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके का पूछा गया है। पेपर इसमें इजी लेवल का पूछा गया था, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गया था। 94.5 क्वेश्चन इसमें आपके 150 में से यूआर के सही होने चाहिए थे। ऐसे ही फिर 2019 में पैटर्न यहाँ पे बदला, ट्रेंड बदला, क्वेश्चन अलग तरीके के पूछे गए। 2019 का पेपर काफ़ी विवादित भी रहा था, क्योंकि इसमें यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, या कुछ ऐसा एक सवाल था जिसमें यूपी का एक अवार्ड पूछा गया था। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन यूपी जीके का नहीं पूछा गया था। सिंगल क्वेश्चन भी यूपी जीके, यूपी करंट का नहीं पूछा गया था। उसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो 117 नंबर आपका कट ऑफ गया था 200 में से। आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन में से 87.75 सवाल यहाँ पे सही करने थे। तो ये हो गया। इसके बाद 2020 में और भी कहानी बदली। 2020 का और भी टफ पेपर था, तो 110 यहाँ पर कट ऑफ गया यूआर का। 150 में से 82.5 को सवाल आपको यहाँ पे सही करने थे। 2021 में 115 यहाँ पे गया था और 150 सवाल आपको यहाँ 150 में से 86.25 यहाँ पे सवाल सही करने थे। 2022 लास्ट कट ऑफ ऑफिशियल आया, 2023 का भी आया नहीं है। 111 यहाँ पे कट ऑफ गया था यूआर का मैक्सिमम पोस्ट के लिए 200 में से। तो ये आप समझ पा रहे हैं, ये यूआर का है। अदर कैटेगरीज में कम रहता है। तो हमें टारगेट यहाँ पे करना चाहिए अपनी स्टडीज़ के दौरान 95 से 100 करेक्ट क्वेश्चंस का आपको टारगेट रखना है। अगर आप यूआर में आते हैं, अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से कम कर सकते हैं। अगर आप विमेन में हैं तो 92 के अराउंड आपके सही होने चाहिए। एससी में आपके 85 से 87 के अराउंड क्वेश्चन सही करने का टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए। कम चला जाए वो आपकी किस्मत है, अच्छी बात है। कम चला जाए, आप हर में क्लियर करेंगे कट ऑफ, लेकिन आपको टारगेट स्टडी के दौरान यही रखना है। कुछ लोग आपको बहुत कम टारगेट सेट करा देते हैं और कहते हैं बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, फिर वो लोग बॉर्डर केस में फंस जाते हैं। क्योंकि कैच यहाँ पे ये है कि 150 क्वेश्चंस हैं जरूर, लेकिन हर बार लगातार पिछले 5-6 वर्षों से जो लोग दे रहे हैं उन्हें पता है 3-4 क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड होते ही हैं। उसका उत्तर मॉडिफाइड की में ही पता चल जाता है, लेकिन मॉडिफाइड की कब आती है? जब लोग सिलेक्ट होकर के वहाँ पे डेप्यूट हो जाते हैं, तब आती है। तो 150 क्वेश्चंस कहने के लिए होते हैं, लगभग 145 से 146 क्वेश्चन फ्रेश आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके सही होते हैं या फिर नहीं होते हैं, जब तक आपको पता चलता है तब तक उसका कोई मायना नहीं रह जाता है। तो 146 क्वेश्चंस में आप मान के चलिए आपको 95 से 100 करेक्ट क्वेश्चंस सही करने का टारगेट रखना होता है, जो बिल्कुल हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से किया जा सकता है। यूपीपीएससी 2022 के पेपर में 113 सवालों का हमने प्रूफ दिया था, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल से और पेड प्रैक्टिस रिसोर्सेज से आए थे। और कट ऑफ मैंने दिखा दिया आपको कितना गया था 2022 में। तो कई बार ऐसा होता है कि आप हमारा स्टडी मटेरियल पूरा नहीं भी कंप्लीट कर पाए, सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज नहीं लगा पाए, अगर पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाए, 80% भी आप अगर पूरे स्टडी मटेरियल को, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो कर गए, तो यूआर का कट ऑफ आप निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं स्टडी मटेरियल से आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल और इंटायरली फैक्चुअल क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन आप हमारे एग्जाम में, मतलब आप हमारे स्टडी मटेरियल से एग्जाम में कवर कर लेते हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारे स्टडी मटेरियल में होता है इस तरीके से। चाहे करंट अफेयर आप ले लें, चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चंस ले लें, ज्योग्राफी के सवाल ले लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित सवाल हो, एनवायरनमेंट का प्रश्न हो, पॉलिटी का प्रश्न हो,
लगातार हमने सारे प्रूफ यहाँ पे दिए हुए हैं। इवन जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं उसमें जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जितना हमारे करंट अफेयर में होता है या फिर हमारे हिस्ट्री के कंपाइलेशन में, उतना ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो एकदम सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जिस तरीके से एग्जामिनर का माइंडसेट होना चाहिए सिलेबस को लेकर क्वेश्चन बनाने का, उसी माइंडसेट के साथ हमारी टीम कंटेंट बनाती है। इसी वजह से मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2022 का। 2022 का एग्जाम जब ओवर हुआ था तो हमने प्रॉमिस किया था इससे अधिक क्वेश्चन हम ला करके दिखाएंगे अपने कंटेंट से और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से। 2023 का जो पेपर हुआ था, इसमें जो मई में पेपर हुआ था 2023 में, 125 सवाल जो है किए जा सकते थे और इसका कट ऑफ अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्या कट ऑफ रहता है। लेकिन इसमें भी कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो डायरेक्टली हमारे जो है करंट अफेयर से थे, या फिर जो हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग होता है उससे थे। हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कई बार आपको नहीं मिलते हैं फैक्ट, वो सब भी दिए हुए थे। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कालानुक्रमिक क्रम में लगाने वाले, कई बार असर्शन रीजन वाले, वो हम ऑलरेडी अपने पेड क्विज में करा चुके थे। तो पेड क्विज का अपना महत्व है और इसी वजह से आपको पेड क्विज के सभी क्वेश्चन सॉल्व भी करने चाहिए। तो जितनी भी पीडीएफ आपको दी जाती हैं वो खाली मतलब इकट्ठा करने के लिए या फिर उनको आजीवन सेव करने के लिए नहीं दिया जाता। आप उसको पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसमें मिलता है एग्जाम में हमारे स्टडी मटेरियल से। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी स्टडी मटेरियल दिया गया है और आगे प्रैक्टिस रिसोर्सेज पेड क्विज के फॉर्म में, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, या और कुछ स्पेशल पीडीएफ पिक वगैरह आपको वीडियो बना करके दिए जाएंगे पेड क्विज में, उसका लाभ लीजिए आप। और डेली आप 6-7 घंटे जुटेंगे तो निश्चित तौर पर कट ऑफ क्लियर कर सकेंगे। अब किस सब्जेक्ट या टॉपिक से कितने सवाल बनते हैं इसको देख लेते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करने में आपको थोड़ी आसानी रहती है कि जो 95 का नंबर हमको अचीव करना है वो कैसे अचीव होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो होता है, सबसे लेंदी, सबसे वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न 3 यहाँ पे पार्ट होते हैं। आप रफली डिमार्केट कर सकते हैं इसको। तो इसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। एंशिएंट मिडिवल से यहाँ पर आए आपके 15 सवाल और 11 सवाल आए मॉडर्न हिस्ट्री से 2023 वाले पेपर में। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री से कितने सवाल है? 26। तो एक बड़ा चंक यहाँ पर होता है हिस्ट्री में, 1/6 पोर्शन आप मान सकते हैं पूरे पेपर का। फिर एंशिएंट मिडिवल के 15 इधर और 9 इधर, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 24 सवाल इधर हो गए। ऐसे ही 19 सवाल इधर आए थे 2021 वाले पेपर में। 2020 में आए थे करीब 22 प्रश्न इसमें आए थे और 21 सवाल आए थे 2019 वाले पेपर में। 2018 वाला मैंने नहीं शामिल किया है क्योंकि उसमें पेपर थोड़ा सा ईजी साइड था और अब उस तरीके से नहीं आता है। 2018 वाले में क्या था कि एंशिएंट मिडिवल के कम क्वेश्चन थे, मॉडर्न के क्वेश्चन भर भर के थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चन यहाँ पर कितने थे? इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन 11 थे, 7 जिसमें करंट अफेयर के थे। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर आता है, इसमें भी इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन आए थे उसमें स्टैटिक के कम थे और करंट अफेयर के ज़्यादा थे। तो मोस्टली करंट का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफली। इकोनॉमी स्टैटिक और इकोनॉमी करंट अफेयर क्वेश्चन में डिफरेंस ये होता है कि इकोनॉमी स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं अवधारणाओं पे आधारित और जो एक फिक्स्ड तरीके की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें चेंजेस होने की संभावना ना के बराबर होती है, उसको स्टैटिक इकोनॉमी बोलते हैं। या फिर इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट जो हमारे इकोनॉमिस्ट दे गए हैं वो होता है, या फिर जो नॉर्म्स होते हैं। जैसा ये क्वेश्चन आया था 2019 वाले में, इनमें से कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए? तो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो हेड काउंट रेशियो है, कैलोरी इनटेक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ये 3 मेथड यूज़ करते हैं। पर कैपिटा इनकम कभी भी भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन का आधार नहीं रहा है, क्योंकि भारत में पर कैपिटा इनकम के आंकड़े कभी भी प्रिसाइजली अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। आज़ादी के बाद से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और जिसमें पर कैपिटा इनकम पूरे साल भर में ड्रास्टिकली बढ़ती है, कभी घटती है, फसल के सीजन में इस हिसाब से होता है। और भारत में बहुत सारे उद्योग हैं और पर कैपिटा इनकम इस तरीके का कोई डेटा अभी तक नहीं कलेक्ट किया गया है। तो ये हमको पता है, इसी हिसाब से इसका आंसर बी होता है। तो मतलब ये फिक्स्ड चीज़ है। जब तक नीति आयोग या फिर हमारी जो एजेंसीज हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन का कोई नया मेथड नहीं लेकर के आती, तब तक यही उत्तर सही माना जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी स्टैटिक। जैसे इस पर पूछा गया कि किसी कमेटी के बारे में जो पहले बनी थी, ठीक है, जैसे पॉवर्टी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली, तो ये कौन सी कमेटी है? योगिंदर के अलग कमेटी। तो ये तो बन चुकी है, अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर चुकी है, इसमें चेंज की कोई संभावना नहीं है। पुरानी गवर्नमेंट स्कीम को क्रोनोलॉजी में लगाने को आ गया, इसमें भी कोई चेंजेस की संभावना नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इस पर भी कोई चेंज की संभावना नहीं जब तक कोई नया चीज़ नहीं अनाउंस की जाए। तो इस तरीके से इकोनॉमी स्टैटिक के सवाल होते हैं। इसमें डेफिनेशंस पूछे हैं, इन्फ्लेशन का क्या संबंध है एम्प्लॉयमेंट के साथ, ठीक है, जो फिक्स चीज़ें हैं, जो नॉर्म्स रही हैं, जो हम पढ़ते हुए बुक्स में आ रहे हैं, वही इकोनॉमी स्टैटिक है। इकोनॉमी करंट अफेयर ये होता है,
यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली हम लोग इसमें कवर करते हैं, जिसमें नई चीज़ें बताई जाती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार अपनी अचीवमेंट बताती है और यूनियन बजट में आगे के प्रॉस्पेक्ट्स बताती है। तो जैसे एग्जाम में 2020 वाले में 2020-21 बजट से पूछा गया था, कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया इस बजट में। क्या जो 2024-25 का बजट होगा क्या उसमें सेम चीज़ होगी? ऐसा नहीं है। बजट तो हर साल बदल जाता है, सरकार के प्रॉस्पेक्ट तो हर साल बदलेंगे, हर बदलती सरकार के साथ सरकार के प्रॉस्पेक्ट बदलेंगे, नए स्कीम उसमें ऐड किए जाएंगे, नए कुछ कार्यक्रम अनाउंस किए जाएंगे। तो ये बजट वाली चीज़ें हर साल बदलती हैं। हर साल का बजट पिछले साल की तुलना में बिल्कुल बदल जाता है, मोर और लेस। जिस स्कीम को एलोकेशन पिछले साल कम हुआ था, उस साल अगले साल उस स्कीम को एलोकेशन सबसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे में कई सारे आंकड़े बदल जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी करंट। मान लीजिए बजट में किसी साल डिफेंस को ज़्यादा एलोकेशन मिला, अगले साल शिक्षा को ज़्यादा एलोकेशन मिला, या फिर R&D पर हम जहाँ GDP का इतना % खर्चा करते थे पिछले बजट में और नेक्स्ट बजट में ज़्यादा करने लगे। जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा NFHS के हिसाब से। NFHS लास्ट में जब 2018 में पेपर हुआ था तो 2015-16 NFHS के हिसाब से पूछा भारत में कि TFR कितनी, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये आंकड़ा उस समय 2018 के आंसर की में तो सही आएगा, लेकिन क्या 2024 के एग्जाम में सही आएगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारी TFR अब तो 2.1 से भी कम हो चुकी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की डेफिनेशन ही है 2.1, ये बदली नहीं है अभी तक, तो इस वजह से इकोनॉमी स्टैटिक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि भारत की TFR इस समय क्या है एट प्रेजेंट, तो वो हो जाएगा इकोनॉमी करंट अफेयर का सवाल। तो इकोनॉमी में UPPSC में इकोनॉमी स्टैटिक भी आता है, इकोनॉमी करंट अफेयर भी आता है। इकोनॉमी स्टैटिक के लिए हमारे नोट्स रेलिवेंट है, और इकोनॉमी करंट अफेयर के लिए जो बजट इकोनॉमिक सर्वे का जो भी ग्रुप में दिया गया है, जैसे यूपी बजट इस साल के लिए काफ़ी ज़रूरी बन रहा है, तो यूपी बजट आप पढ़िएगा एग्जाम के लिए, और इंटरिम बजट का जो भी डेटा आया था वो पढ़िएगा एग्जाम के लिए। अगर मान लीजिए जुलाई एंड में ही एग्जाम होता है, तो इस साल का बजट 2024-25 का भी हम आपको समरी देंगे अगर रेलिवेंट हुआ तो सब कुछ आपको ग्रुप में दिया जाएगा। और इकोनॉमी स्टैटिक के लिए जो इकोनॉमी के लिए कंपाइलेशन PDF जो हमने दी है वही काफ़ी है। जनरल साइंस में यहाँ पर 19 सवाल, 22 सवाल, 24 सवाल, 11 सवाल, 22 सवाल इस तरीके से आते हैं। जनरल साइंस और साइंस टेक में भी अंतर होता है, इसको भी एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस में इस तरीके के सवाल आते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी की जो वर्किंग होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट NCERT से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं जनरल साइंस का जो यूज़ होता है, केमिकल नेम्स जो होते हैं, जैसे ज़्यादातर केमिकल्स और कंपाउंड्स पर काफ़ी UPPSC फोकस करता है कि हमारे अराउंड जो चीज़ें हैं उनका मटेरियल क्या है, कौन कौन सी नाइलॉन से बनी है, कौन कौन सी पॉलीमर से बनी हुई है, बिजली का जो स्विच है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, ह्यूमन बॉडी में जो चीज़ें हो रही हैं। वैसे इसमें पूछा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन शुरू होता है स्टमक से, क्योंकि स्टमक में ही वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें। माउथ में ज़्यादातर स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये अवधारणाओं पर आधारित है। जबकि साइंस टेक में क्या होता है कि नवीन चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं जो पहले कभी ना हुई हैं। जैसे AI पर ये सवाल UPSC में आया था 2019 वाले में, शायद 20 वाले में आया था, जब इतना पॉपुलर AI तब हो रहा था। आजकल तो काफ़ी इसके अनुप्रयोग आ गए, लेकिन पहले किसी को अनुप्रयोग नहीं पता थे ज़्यादा, 3-4 साल पहले। तो ये है साइंस टेक में क्या आ सकता है। साइंस टेक में जैसे अभी गगनयान की बात हो रही है, ट्रेंडिंग है गगनयान, तो गगनयान के यात्रियों के नाम यहाँ पर सार्वजनिक किए गए हैं। गगनयान से एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज अगर पूछे तो साइंस टेक है ये, ठीक है। जो पॉलीमर हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ये तो बेसिक साइंस हो गया, क्योंकि ये बहुत पहले से, सदियों से एटलीस्ट, मतलब 100-200 साल पहले से लोग इसको जान रहे हैं। जबकि कार्बन फाइबर्स जो है ये ट्रेंडिंग अभी है। कार्बन फाइबर अभी चर्चा में है कि ये बहुत हल्का है और स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है। तो ये सारी चीज़ें तो एकदम रिसेंट ट्रेंडिंग जो चीज़ें हैं वो साइंस टेक में आएगी, और जो पुरानी चीज़ हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं वो जनरल साइंस में आती है। तो जनरल साइंस और साइंस टेक दोनों ही आते हैं। जनरल साइंस ज़्यादा आती है हमारे प्रीलिम्स में, साइंस टेक कम आती है। साइंस टेक हमारे मंथली करंट अफेयर से कवर हो जाती है, क्योंकि साइंस टेक का सेक्शन हम मंथली करंट अफेयर में रखने लगे हैं। आपने देखा होगा मंथली करंट जिन लोगों ने पढ़ा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, तो साइंस टेक एक अलग से हम लोग पूरा सेक्शन ही रखते हैं डिफेंस के अलावा। पहले डिफेंस में ही कवर करते थे, लेकिन अब साइंस टेक एक अलग से सेक्शन होता है। मंथली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस से UPPSC के लिए कवर हो जाता है सब कुछ। इसमें जनरल साइंस के लिए आपको नोट्स ग्रुप में दिए गए हैं। ये कुछ और हमने एग्जाम्पल कलेक्ट किए हुए हैं कि जनरल साइंस और साइंस टेक में क्या अंतर होता है। जैसे इसमें केमिकल्स और उनका जो यूसेज है इसके बारे में आया है, किस केमिकल का क्या यूसेज है, किस इंडस्ट्री में यूज़ है, और हमारी ह्यूमन बॉडी की वर्किंग के बारे में कि पसीना निकलता है तो ह्यूमन क्लाइमेट्स में ज़्यादा पसीना निकलता है।
गोल्डन राइस जो है इसका उपयोग क्या है, गोल्डन राइस किस में रिच होता है, बीटा कैरोटीन में। कैरोटीन जो है ये क्या है, और केराटिन जो है ये क्या है, इसमें दोनों में अंतर होता है, कैरोटीन और केराटिन में, ये दोनों अलग अलग हैं। कैरोटीन एक विटामिन है और केराटिन एक प्रोटीन है, ये सब। ऑयल में किसको स्टोर करके रखते हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब हो गया। और साइंस टेक में क्या है, नवीन चीज़ें, जैसे हमने कहा नया सैटेलाइट कोई लॉन्च हो रहा है, नया जैसे अभी एक स्पेस पोर्ट भारत ने अपना नया लॉन्च किया तमिलनाडु में। अभी तक सिर्फ श्रीहरिकोटा में भारत का स्पेस पोर्ट था, लेकिन अब तमिलनाडु में भी बनने जा रहा है, उसकी आधारशिला रख दी गई है पीएम मोदी जी के द्वारा, तो साइंस टेक हो गया। तो ये सब कहाँ से कवर होगा, मंथली करंट अफेयर से। आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी से लगभग फिक्स है कि 18 से 22 सवाल आते हैं, कभी 18 आते हैं, कभी जो है 20 आते हैं, कभी 19 आते हैं, कभी 16 आते हैं, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। एक बार तो 26 भी आए थे। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेसिक बुक होती है, लेकिन अगर आपने वो नहीं भी पढ़ पाए पूरी, तो जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की लिस्टिंग कंपाइलेशन है वो सफिशिएंट होगी। अभी मैं पूरा सब्जेक्ट वाइज भी आपको बताने वाला हूँ अलग से, किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या आपको दिया गया है लिस्टिंग कंपाइलेशन में, अभी उसी पर आने वाले हैं। इसके बाद देखिए इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से 21 सवाल, 18 सवाल, 2021 में 16 सवाल, 2020 में 16 सवाल और 2019 में 18 सवाल इसमें आए थे। इसके बाद यूपी यूपी करंट का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। जब से यूपी स्पेशल इंट्रोड्यूस किया गया मेंस में, तब तक हम मान के चल रहे हैं कि वेटेज बढ़ेगा ही। 6 प्रश्न इसमें आए थे 2023 में, 2022 वाले में ज़्यादा आए थे, 8 आए थे, तो 6 से 8 प्रश्न आप मान के चलिए यूपी स्पेशल से होंगे, जिसमें यूपी जीके भी आएगी और यूपी करंट भी आएगी। तो यूपी जीके भी आपको दिया गया है, यूपी करंट अफेयर भी दिया गया है। करंट अफेयर जो नेशनल इंटरनेशनल वाला है, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 32 सवाल लगभग आते हैं, कभी 29 आते हैं, कभी 30 भी आए, कभी 28 हो सकते हैं। इस बार 33 आ गए थे 2021 में, और 28 सवाल 2019 वाले में भी आए थे, और 28 सवाल 2020 वाले में भी आए थे, जो टफ पेपर एक माना गया था। तो इस तरीके से तो करंट अफेयर का वेटेज लगभग कितना हुआ, नेशनल इंटरनेशनल अगर इसमें जोड़ दें, यूपी करंट अफेयर जोड़ दें, इकोनॉमिक करंट अफेयर जोड़ दें, तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज इसमें हो जाता है। 150 में से 40 प्रश्न हो जाते हैं सब मिला करके, अगर आप ऐड करें। कुछ सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर भी होते हैं। मान लीजिए कोई करंट अफेयर में इवेंट न्यूज़ में रही, उससे एसोसिएटेड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसका पूछ लिया गया, ठीक है। कोई पर्सनालिटी चर्चा में रहे, जैसे लसित बोरफुकन जो है लगातार चर्चा में है, स्टैचू ऑफ वेलोर उनके नाम पर जो है बनाई जा रही है, हो सकता है उनकी डायनेस्टी के बारे में कुछ पूछ लें, तो वैसे तो सवाल हिस्ट्री का कहलाएगा, लेकिन है तो करंट अफेयर से एसोसिएटेड, तो इस तरीके के भी सवाल होते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स जो है ये बहुत छोटी पीडीएफ होती है, इससे कई बार सवाल ज़्यादा आ जाते हैं। इस बार 10 आए थे, 20 सवाल भी आ चुके हैं पहले, और 22 सवाल तक भी आ चुके हैं मिसलेनियस से। तो मिसलेनियस काफ़ी ज़रूरी होता है, और इसकी पीडीएफ हमने अपडेट करके दे दी है। इसमें आगे जो भी अपडेट होंगे आपको मिल जाएंगे। तो मिसलेनियस भी आपको मिल गया। इस तरीके से प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं। एक आधे सवाल एग्रीकल्चर से भी हो सकते हैं, आर्ट कल्चर से भी हो सकते हैं, तो उसकी भी शॉर्ट पीडीएफ दी गई है। देखिए कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है, ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इंटायरली ही आप इग्नोर कर दीजिए। मान लीजिए जैसे यूपी जी के यूपी करंट अफेयर है, आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमको समय देना पड़ रहा है, और वही समय मैं डिवोट कर सकता हूँ मिसलेनियस में, तो आप इसमें जो है कर सकते हैं। ये लास्ट मोमेंट वाली चीज़ें हैं। अभी मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट पढ़े जा सकते हैं, रिवाइज भी किए जा सकते हैं, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे जो ज़रूरी मुद्दा वीडियो का कि क्या कैसे पढ़ना है, कई सारी पीडीएफ आपको ग्रुप में शो हो रही होंगी, लेकिन तो सब्जेक्ट वाइज आपको प्रायोरिटी बेसिस पर रखना है वो ये है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। जैसे हिस्ट्री के लिए लिस्टिंग पीडीएफ और कंपाइलेशन पीडीएफ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें अलग से बार बार नहीं पूछेगा क्या सर इसकी केवल कंपाइलेशन पढ़ लें, क्या लिस्टिंग पढ़ लें, ऐसा नहीं है, दोनों ही आपको पीडीएफ स्टडी करनी पड़ेगी मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एग्जाम में सही करने के लिए। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपको कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ कंप्लीट करनी है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री के, फिर टेस्ट सीरीज जो आपकी होगी फुल लेंथ होगी और सेक्शन वाइज होगी, उसमें हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये करिए आप सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या मतलब ये एटलीस्ट आपको इतना करना है, इतना ही सफिशिएंट होगा। बाकी पेड क्विज में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, उतना काफ़ी है। ज्योग्राफी में भी यही करना है, कंपाइलेशन पीडीएफ है, लिस्टिंग पीडीएफ है, पीवाईक्यू से हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज से पीवाईक्यू मतलब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज्योग्राफी क्वेश्चन उसमें होंगे कई सारे, और क्विज के क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के जो आपको प्रैक्टिस इससे करनी होगी। राज्य व्यवस्था के बारे में देखें तो बिल्कुल ऊपर जैसा होगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग इसमें पढ़ना होगा, फिर पीवाईक्यू आपको स्टडी करना होगा, और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटी के पेड क्विज में आएंगे। स्टैटिक इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी कंपाइलेशन आपको दी गई है। इसमें बता दूं आपको कि इकोनॉमी में कोई लिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। इकोनॉमी में स्टैटिक के लिए कोई लिस्टिंग नहीं होती है। लिस्टिंग की जगह इसमें क्या होता है, लिस्टिंग की जगह इसमें होता है बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स होते हैं। जैसे इंटरिम बजट के आपको फुट नोट्स मिल गए होंगे, जो बुलेट पॉइंट्स में कई सारे जो जरूरी फैक्ट हैं। इंटरिम बजट जो आया इस साल उसके मिल गए होंगे, यूपी बजट के मिल गए होंगे,
इकोनॉमिक सर्वे की समरी लास्ट ईयर की मिल गई होगी, और यूपी बजट की तो इस साल की मिल गई होगी। लास्ट ईयर के इकोनॉमी की हमने आपको दे दी होगी, इकोनॉमिक सर्वे की बजट की, उसको आपको स्टडी करना होगा। इकोनॉमी स्टैटिक के लिए इकोनॉमी कंपाइलेशन सफिशिएंट है, बाकी इकोनॉमी करंट के लिए बजट आपको पढ़ना पड़ेगा, लास्ट ईयर वाला भी और इस साल का यूपी बजट भी और इंटरिम बजट भी, क्योंकि श्योर नहीं हो सकते हम कि किससे सवाल आएगा। 17 मार्च वाला पेपर आ गया तो लास्ट ईयर के बजट से भी आ सकता है, मान लीजिए नया पेपर बना तो यूपी बजट से भी आ सकता है। दोनों ही सिनेरियोज हैं, तो इस वजह से इकोनॉमी में अच्छी खासी मेहनत इस बार आपको करनी पड़ेगी। हालांकि नोट्स बहुत शॉर्ट में है, इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स अगर आप देखें, हमारे बजट के नोट्स देखें तो बहुत शॉर्ट में है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किए जा सकते हैं। इन्वायरमेंट में सिर्फ लिस्टिंग कंपाइलेशन में से सफिशिएंट है। पीवाईक्यू एक बार देख लीजिएगा इन्वायरमेंट के, और टेस्ट सीरीज में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, वो सफिशिएंट है। जनरल साइंस के लिए भी यही करना है, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, लिस्टिंग कंपाइलेशन साइंस के लिए। और करंट अफेयर के लिए मैंने बताया कि मंथली करंट अफेयर जो जहाँ तक दिया गया है उसको आप स्टडी करिए, मार्च तक का आप लोग जो है स्टडी कर लीजिए, ठीक है। मार्च 2024 तक का हमने दिया है, मार्च 2024 से पीछे जाते हुए आप स्टडी करिए जहाँ तक दिया हुआ है। और जैसा कि हमने बताया कि अभी मंथली करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और एग्जाम से जस्ट पहले करीब 17 दिवस पहले हम आपको एक पूरा कंपाइलेशन देते हैं एक पीडीएफ में, जितना भी आपको नेशनल इंटरनेशनल तैयार करना होता है। और ये है इस हिसाब से। तो जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो कि सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना है, ये पेज हमने आपके स्ट्रैटेजी पीडीएफ में भी लगा दिया है, इसी को देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या आपको स्टडी करना है 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। यूपीपीएससी के प्रीलिम्स पेपर को लेकर जो हमारा एनालिसिस जो कहता है वो ये है कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस जो है करीब आपके पेपर में 40 होते हैं इन नॉर्मल केसेस। अगर बहुत ही टफ पेपर हो गया तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस कम हो सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। मॉडरेट पेपर हुआ तो मॉडरेट क्वेश्चन 60 से 70 होते हैं, और नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूरे पेपर में 30 से 40 होते हैं यूपीपीएससी के अपर प्रीलिम्स पेपर में। क्वेश्चन हमको चाहिए कितने सही वाले, 95 के अराउंड हमको क्वेश्चन चाहिए, 95 प्लस, निगेटिव मार्किंग हटा करके, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस को निगेट करके। सो ये आपको टारगेट रखना है कि इजी वाले क्वेश्चंस आप 35-37 सही करें हर हाल में, और 50 क्वेश्चंस करीब मॉडरेट वाले सही करें। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस अगर 10 भी सही कर ले गए तो आपका काम यहाँ पर कट ऑफ भर का हो जाता है, और ये बिल्कुल किया जा सकता है जैसा बताया गया स्ट्रैटेजी में, वैसा फॉलो करके और रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन करके। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में जो अंतर है वो तो स्पष्ट कर ही दिया गया है परीक्षा योजना बता करके, लेकिन तैयारी में जो इंस्टीट्यूशनल अंतर है वह ये है कि यहाँ पर हमको फैक्चुअल की तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है। मेमोरी स्किल्स का भी यहाँ यूज़ है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल है। नोट मेकिंग करके कुछ लोग तैयार करते हैं, लेकिन वो भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का ही एक प्रकार है। प्रैक्टिस यहाँ पर मैंडेटरी है दोनों ही केसेस में, चाहे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए। और रेगुलरिटी कंटिन्यूटी दोनों में जरूरी है, चाहे वस्तुनिष्ठ परीक्षा देने जा रहे हो चाहे लिखित। तैयारी करने की अप्रोच और पेपर लिखने की अप्रोच अलग अलग होगी, सिनेरियो अलग होंगे, लेकिन मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी बराबर। अब देखिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की जहाँ पर बात हुई है तो कुछ लोग पूछते हैं कि नोट मेकिंग करना चाहिए या फिर नहीं। नोट मेकिंग जो है मैं आपको बता दूं कि लास्ट समय जब एग्जाम में आने वाला हो तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी नोट मेकिंग होती है आपको लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़ना चाहिए, वो परीक्षा के तैयारी के पहले स्टेज में ही आपको कर लेना चाहिए। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, जो हमने आपको नोट्स दिए हैं लिस्टिंग कंपाइलेशन वाले, उससे आपका काम प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा। फैक्ट्स ऑलरेडी जो लिस्ट फॉर्म में है वो आपको क्या ज़रूरत है नोट करने की, इससे अच्छा है कि उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करिए, ठीक है। मान लीजिए कोई लिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा। लिस्ट मान लीजिए बनी हुई है कंट्री और कैपिटल की, कंट्री और कैपिटल की बनी हुई है, या फिर कंट्री और माउंटेन की बनी हुई है, या फिर वोल्केनो की बनी हुई है, कुछ भी दी हुआ है, तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। कोशिश कर सकते हैं कि उसको मैप में एक बार देख लीजिए। मैप एनालिसिस करने से अच्छा मैं मानता हूँ हमेशा कि मैप खुद का बनाना चाहिए, वो नोट मेकिंग से बेहतर है। आपको अपना खुद का भरा हुआ मैप हमेशा अच्छे से रिकॉल होगा। और मान लीजिए आप रिवाइज कर रहे हैं कंट्री और माउंटेन, जहाँ पर आपने कंट्री माउंटेन खुद भरा होगा, या स्टेट और माउंटेन जहाँ पर भरा होगा, वो अच्छे तरीके से आपको रिकॉल हो जाएगा। मैपिंग वैसे तो मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में एक दो ही सवाल होते हैं, वो भी हमारे कंपाइलेशन पीडीएफ में बने हुए मैप से हो जाएगा, या फिर उसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन से हो जाएगा। आपको तैयारी के दौरान चीज़ों को लर्न करने के दौरान थोड़ी सी मैपिंग करनी चाहिए। उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए ये जो है चूना पत्थर जहाँ जहाँ पर पाया जाता है, जिस जिस राज्यों में उसकी सूची दी हुई है। अब सूची में क्या है, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि इतना सब कुछ कैसे लर्न होगा। अगर आपको इस सूची को अच्छे से तैयार करना है तो ये किया करिए कि आप सूची में दिए हुए जो भी कह सकते हैं जिलों के नाम है या फिर माइंस के नाम है, उसको भारत के पॉलिटिकल मैप में भरिए।
जैसे जो हिमाचल प्रदेश में लाइमस्टोन एरियाज है मैंने उनको भरा है, बिलासपुर, चंबल, कांगड़ा, ये सब कहाँ पे है? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। और ये वाले जो है मध्य प्रदेश वाले मैंने मध्य प्रदेश में भर दिया है, मध्य प्रदेश में। और नीचे तमिलनाडु वाले हमने तमिलनाडु वाले में भर दिया है, इस तरीके से। तो जब भी आप ये लाइमस्टोन इंडिया रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो लिस्ट पढ़ने से अच्छा क्या हो सकता है कि आप ये मैप उठा लेंगे, और चाहे तो लिस्ट के साथ मैप इसमें इनक्लोज कर सकते हैं। ये आपको एक अच्छी मेमोरी दे देता है और फिर आपको तुरंत रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आपको मैपिंग पर फोकस करना चाहिए। फोकस क्या करना चाहिए, ये एक वन ऑफ द मेथड है जो आप अपना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपल मेथड वर्क करता है कि इसी सूची को वो 3-4 बार एग्जाम से पहले पढ़ लें तो उनको याद रह जाता है। तो आइदर वे कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको पूरी इंसाइट यहाँ पर दे रहा हूँ। ऐसे ही कोल माइंस इन इंडिया का मैप है। आप क्या कर सकते हैं कि इंडिया पॉलिटिकल का मैप लाए और हमारी लिस्टिंग में जितनी भी कोल माइंस दी हुई है उसको मैप में मार्क किया। इसी तरीके का ब्लैंक मैप आप लाइए, पहले इस तरीके से चाहें तो मार्क कर लीजिए और सिंपली फिर राज्यों के नाम भरना शुरू कर लीजिए कि कर्णपुरा कहाँ पर पड़ेगा? झारखंड में। कर्णपुरा कहाँ पर पड़ेगा? झारखंड में। और झिलमिली कहाँ पड़ेगा? झिलमिली पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। तो हमने छत्तीसगढ़ यहाँ पे फिलअप कर लिया। फिर यहाँ पे तंदूर लिखा हुआ है तो तंदूर कहाँ पर पड़ेगा? तेलंगाना में। तलचर कहाँ पड़ेगा? तलचर ओडिशा में पड़ जाएगा भाई, इस तरीके से। और कांपटी, वरोरा और वलरपुर यहाँ ये कहाँ पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में। तो इस तरीके की मैपिंग कई बार आपको चीज़ें रिकॉल करवा देती है। ऐसा नहीं है कि एकदम मैपिंग जैसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया या फिर चूज नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया तो एक अच्छी मेमोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। जैसे माकुम जो है ये ऑयल कोल रीजन कहाँ पर मिलेगा? असम में। ये ऑयल के लिए भी फेमस है। कोई कॉन्सेप्ट आप तैयार कर रहे हैं 18 डिग्री आइसोथर्म नहीं सोच में आ रहा है, उसको आप इसमें मैप में बना लीजिए। मेरे हिसाब से कितने का 2 या 3 रुपए का एक मैप पड़ेगा आपको 10-15 यहाँ पे बना लेने हैं, जो आपको पूरी अच्छे तरीके से कई सारी चीज़ें रिकॉल करवा देता है। 18 डिग्री समताप रेखा का महत्व क्या है? किसने इसको प्रतिपादित किया था? डुडले, स्टैम्प और कैंड्रयू ने। और ये कहाँ से गुजरती है? इसके नॉर्दर्न वाला हिस्सा क्या कहलाता है? टेम्परेट इंडिया कहलाता है। सदर्न वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल इंडिया कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। इस तरीके से मैपिंग का यूज़ किया जा सकता है नॉर्मल फैक्ट को तैयार करने के लिए। अब मैंने इंडिया के बारे में बताया, आयरन ओर माइन बता दी, आपको कोल माइन बता दी, गोल्ड माइन भी मैं दिखा दे रहा हूँ। आप इसमें वर्ल्ड मिनरल्स का बना सकते हैं। ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी में भी कई सारे मैप से तैयारी की जा सकती है। इस तरीके से आपको फोकस करना है और जो 6-7 घंटे आपको देने हैं उसमें सब कुछ ये किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है। अदरवाइज नहीं फॉलो कर सकते हैं, बहुत नहीं आपको मैपिंग वगैरह के समय मिलता है। टोटल फोकस कर डालिए आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन पर। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पीडीएफ से चलते फिरते रिवाइज करिए, अपने सिस्टम में खोल लीजिए। कहीं पे आप स्टैग्नेंट जॉब करते हैं और फ्री आवर्स में कोशिश करिए कि पीडीएफ ओपनर से आप पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए। प्रिंट अगर लिए हुए हैं तो अपने प्रिंट से आप लिस्टिंग कंपाइलेशन स्टडी करिए। पढ़ने वालों के पास तमाम बहाने हैं। तो आई होप आप नोट मेकिंग और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का और मैपिंग का ये सब कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे और किस तरीके से आपको इसका लाभ लेना चाहिए ये भी समझ में आपको आ गया होगा। बाकी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ये दिया हुआ है। जिन लोगों ने ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन किया है उनको भी इसी शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 20 सेक्शन वाइज 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये किसी ऐप में नहीं होंगे। टेलीग्राम आपके स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में ही पीडीएफ आएगी, उससे आपको अटेम्प्ट करना होगा और उसी से आपको आंसर अपने मैच करने होंगे। ऑफलाइन टाइप में आपको टेस्ट सीरीज देनी होगी। रात में 8 बजे पर टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आएगी। मतलब जिस तारीख को टेस्ट है, मान लीजिए टेस्ट है आपका आखिरी फुल लेंथ टेस्ट है 18 जून को, तो 18 जून 2024 की नाइट में आपको ये टेस्ट मिलेगा। इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है इसको, क्योंकि जुलाई में पेपर है। 18 जून तक आपकी सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे फिनिश हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी पार्ट है आपके प्रैक्टिस रिसोर्सेज में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डेंस टेस्ट सीरीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक ही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से एक ही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से 2 अलग अलग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वजह से टेस्ट सीरीज में देखिएगा कि आप सारे फैक्ट कवर कर लें। टेस्ट सीरीज को एज अ स्टडी मटेरियल भी यूज़ करना आप लोग सीखिए लास्ट मोमेंट में। मान लीजिए आपने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया फुल लेंथ वाला, उसमें आप मान लीजिए 60 ही क्वेश्चन कर पाए, जबकि हमारा टारगेट क्या 95 का। ऐसा नहीं कि आप पीछे रह गए। कई बार हमारे टेस्ट जो है टफ ट्रिकी लेवल के होते हैं। ये 35 क्वेश्चन का जो गैप है, इसको देखने के बजाय जो इन्फॉर्मेशन है उन 35 क्वेश्चन में और उसके एक्सप्लेनेशन में जो आपने मिस कर दिए, उनको आपको तैयार करना है एज अ स्टडी मटेरियल कि आगे अगर इनसे संबंधित कोई भी तथ्य बन गया या फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया, इसी स्टेटमेंट को अलग तरीके से एग्जाम में पुट कर लिया, तो उसको हम गलत नहीं करें। इस पर फोकस करना है सिंपली आपको। बाकी स्ट्रैटेजी पीडीएफ मैंने बताया कि ये जो है फाउंडेशन बैच का स्ट्रैटेजी पीडीएफ होता है, इसी को हम आगे तक चलाते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हालांकि स्ट्रैटेजी में बता दी जाती है
ये बुनियादी किताबों की रीडिंग वगैरह अब इसका ज़्यादा कोई मायना नहीं रहेगा। फोकस करिए कि जो लिस्टिंग कंपाइलेशन जो हमने आपको रिकमेंड की है, जो करंट अफेयर आपको बताया है, जितने जितने मंथ का और प्रैक्टिस रिसोर्सेज में टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और पीवाईक्यू, इनको आप लगाइए। इन्हीं से आपको जो है लाभ मिलेगा, इसी से आपका 2024 वाला कट ऑफ जो है निकल सकता है। बाकी मेंबर्स अपने डाउट कहाँ पूछें, इसके लिए मैंने बता दिया शुरू में ही कि जिन मेंबर्स के पास फुल पेड ग्रुप का एक्सेस है वो अपने डाउट पूछें डिस्कशन ग्रुप में, और जो लोग फुल पेड ग्रुप में इनरोल नहीं है वो कहाँ पूछ सकते हैं, वो अपना डाउट इस नंबर पर भेज सकते हैं जो ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। हालांकि इसमें जो डाउट है थोड़ा सा टाइम लेकर के बताया जाता है, विदिन 24 आवर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कोई भी आपका पेड ग्रुप से एसोसिएटेड डाउट है तो आप वहाँ पर लिख करके बताएंगे मैं इस फला पेड ग्रुप में हूँ और मुझे ये समस्या है, कोई पिक वगैरह प्रूफ आपके पास है तो भेजिएगा। विदिन 24 आवर आपकी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी फुल पेड ग्रुप में है, आपको दिन के समय में तुरंत डाउट सॉल्व करके दिया जाता है। और अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमारी टीम हर बार एक्टिव हो जाती है एग्ज़ाम के समय। किसी भी पेड ग्रुप में अगर आप हैं और उस पेड ग्रुप का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो हमारी टीम एक्टिवली सपोर्ट करती है, और कोई भी डाउट अगर आप पूछेंगे दिन के समय में तो तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो आप अपने पिन मैसेज से आप देख लीजिए, वीडियो नंबर 2, उसमें बताया गया PDF कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं, क्या पासवर्ड वगैरह है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये सब इसमें सेकंड वीडियो में बता दिया गया है। बाकी कोई भी चीज़ आपको लगता है कि अलग से पूछनी चाहिए तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, और यहाँ से आपकी 6 से 7 आवर्स का क्रैश कोर्स यहाँ से शुरू हो जाता है।